हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम जो फिजिक्स है इसकी सीरीज में ये लेक्चर 4 है, जिसमें हम क्या करेंगे, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इन तीनों ही टर्म को डिफाइन करेंगे और इसके अलावा इनके फॉर्मूला और आपस में क्या इनमें रिलेशन है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे हुए होंगे। तो ये जो सीरीज है ये अति महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जो 2022 में जो भी एग्जाम होंगे, फिर चाहे वो यूपी लेखपाल हो या आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज हो या फिर आपका यूपी पुलिस हो या एसएससी सीजीएल, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करते हैं, अपना टाइम ना वेस्ट करके हम सबसे पहले समझते हैं कि कार्य क्या है, किसे कार्य कहते हैं, यानी वर्क क्या होता है। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको मापन पढ़ाया है, इसके अलावा मोशन करा दिया है और फोर्स यानी बल करा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हैं, वो देखें। इसके अलावा जो लोग ऐप पर क्लास ले रहे हैं तो वो क्लास कंटेंट में जाके बाकी के जो वीडियो हैं वो साइंस में अपलोड किए गए, उन्हें भी देखें। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य क्या है। कार्य यानी वर्क। वर्क क्या है, किसे कहते हैं वर्क। ठीक है, अब देखो सामान्य भाषा में तो हम ये कह देते हैं, जैसे अगर मान लो हम पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, इसके अलावा गाड़ी चलाना, ये सब सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, कार्य कहे जाते हैं ना, कि हमने कार्य किया। लेकिन भौतिकी के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर जो कार्य है उसकी एक विशेष परिभाषा है। कार्य क्या होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यहां पर कार्य क्या है, यहां पर जो कार्य है तो वो क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, इनके क्या कहते हैं, के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं। ठीक है, और कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक एसआई सिस्टम में क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है। डेफिनेशन क्या बताई हमने, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में विस्थापन, दो की टर्म इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, एक तो आरोपित बल और दूसरा बल की दिशा में क्या है, विस्थापन है। किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है और बल की दिशा में विस्थापन, ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अर्थात अगर हमें कार्य निकालना है तो इसका मतलब कार्य बराबर क्या हुआ, कार्य बराबर हुआ बल और गुणे क्या हो गया, विस्थापन। और ये विस्थापन किसकी दिशा में होना चाहिए, बल की दिशा में। जैसे सपोज दैट मान लो ये एक वस्तु है ना, अगर इस पे हमने बल लगाया F, तो अगर ये यहाँ से खिसक कर मान लो यहाँ पहुंच गई, तो ये जो डिस्टेंस होती है यानी इसी दिशा में, इसी को विस्थापन कहते हैं। तो ऐसे केस में जो वर्क होता है वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है, बल यानी F इंटू क्या हो जाएगा, S विस्थापन। तो ये जो कार्य देखो क्या हो गया, बल जो है वो F इंटू एस। चूंकि ये दोनों ही कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, तो वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है इसे बोलते हैं, है ना, दो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उनका गुणनफल जो होता है। तो यहाँ पर देखो बल और विस्थापन दोनों ही कैसी राशि हैं, ये दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो हम कह सकते हैं कार्य जो है वो दो सदिश राशियों का क्या है, गुणनफल है। लेकिन ये दोनों सदिश राशियां हैं, लेकिन वर्क जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। वर्क कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अगर इस आधार पर हम निकालें तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, यहां से आएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक होता है, मीटर किसका होता है, इसका। अगर मान लो कि बल अगर किसी अन्य डायरेक्शन में लगा दिया जाए, जैसे मान लो वस्तु ये है और विस्थापन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन अगर हम बल इस डायरेक्शन में लगा रहे, यानी मान लो ये थीटा एंगल है, ठीक, तब ऐसे केस में
अगर हमें वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो इस केस में हमें कार्य कैसे निकालते हैं, तो कार्य निकालने का फार्मूला होता है F इंटू एस कॉस थीटा। क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब ये कैसे कॉस आता है तो इसको समझने के लिए अगर आपने मैथ पढ़ा तो बहुत आसानी समझ आ जाएगा, क्योंकि एंगल जैसे मान लो ये थीटा कोण है, तो जो परपेंडिकुलर लंबवत घटक होता है वो हमेशा साइन का होता है, और ये वाला जो उसके कोण से लगा हुआ जो घटक होता है वो हमेशा कॉस का होता है। तो ये एफ जो है इसकी, क्योंकि डायरेक्शन इसकी इधर है तो विस्थापन इधर हो रहा है, तो एफ का इधर निकालेंगे इस दिशा में डायरेक्शन, तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा। और विस्थापन एस है तो एफ कॉस थीटा इंटू एस करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कब है? जब बल और विस्थापन जो है ना उनके बीच कुछ एंगल दिया जाए, थीटा जो है अलग डायरेक्शन में काम करे, तब के लिए है। अदरवाइज जो कार्य होता है वो किसके? बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर जो होता है वो ही क्या होता है? जूल। इसी को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक जूल में कितने न्यूटन मीटर होंगे, तो एक जूल जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। एक जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। और ये दोनों ही किसके मात्रक हैं? कार्य के मात्रक हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये कार्य के ही मात्रक हैं, ये अलग नहीं है, ये बात समझ लेना ध्यान से। अब जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ये अपनी नोट कर लो, मैं फिर समझाता हूँ कि कार्य क्या होता है। जब देखो किस, जैसे हम सामान्य भाषा में समझो इस बात को, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में क्या होता है? जो मेंटल मतलब दिमाग तो लगाना पड़ता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? जो बल है वो नहीं आरोपित हो रहा, और बल की दिशा में विस्थापन नहीं दिख रहा। तो वैसे तो पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, खाना, ये सब क्या है? कार्य हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बात यह है, कार्य क्या है कि किसी वस्तु, भौतिकी के अंतर्गत कार्य कर देखेंगे तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आरोपित बल, और बल की ही दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कार्य हो रहा, अदरवाइज कार्य नहीं है, ठीक है। और इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य, यानी कार्य कहते हैं किनके? आरोपित बल और बल की दिशा में विस्थापन को। और कार्य का जो मात्रक होता है एसआई सिस्टम में वो जूल होता है। कार्य बराबर क्या आ गया? बल गुना विस्थापन, यानी एफ इंटू एस। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है। अगर हम एफ 1 न्यूटन ले लें और एस जो है वो 1 मीटर ले लें, तो 1 न्यूटन मीटर कार्य आ जाएगा। 1 न्यूटन मीटर कार्य जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और एफ इंटू एस कॉस थीटा कब आता है? इस बात को समझो, जब इनके बीच क्या हुआ? बल जो है वो थीटा कोण पे कार्य कर रहा हो, विस्थापन के रेखा यानी जो गति की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए बल अगर हम लगाते हैं, तो ऐसे केस में जो कार्य होता है वो W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। और यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते रहो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हम जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आपको ये समझाते हैं कि कार्य कब शून्य होगा और कब अधिकतम होगा, इस बात को समझते हैं। देखो, क्योंकि हमने जब ये कहा है, अब इसी बात से आपको एक अंकड़ा भी लग जाएगा, क्योंकि W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा है। तो इस बात को समझो, अगर थीटा इक्वल्स टू अगर हम 0 डिग्री लें, तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा क्या होगा, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे केस में W बराबर एफ इंटू एस हो जाएगा, यानी एफ और एस के बराबर होगा, सीधा सीधा बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। और यही जो कार्य होता है ये अधिकतम होता है। कैसा होगा? अधिकतम होगा, क्योंकि कोस थीटा का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। तो बल और विस्थापन, यानी अधिकतम कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। यही तो मतलब हुआ। थीटा 0 कब होगा? जैसे किसी वस्तु पर, ये समझो इस बात को, जैसे मान लो वस्तु ये है और इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाया और विस्थापन भी इसी दिशा में हो, ये खिसक के मान लो यहाँ पहुंच जाए, अर्थात ये अधिकतम कब होगा? सॉरी, तबीयत खराब हो रखी है आजकल, जुकाम खांसी बहुत ज्यादा। तो हमने क्या बताया, ये अधिकतम कब होगा? जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन हो। ठीक है, तो बल और बल की दिशा ये दोनों कैसी होनी चाहिए? एक ही दिशा में हो, तब ऐसे केस में ये कार्य अधिकतम होगा। और अगर थीटा इक्वल्स टू हम 90 डिग्री ले लें, इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन जो हो रहा है वो इधर दे हो रहा है ना, गति, और बल लगा रहे हम इस डायरेक्शन में, एफ इधर है और एस इधर है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जरा समझो, ये cos 90 जो होता है वो क्या हो जाता है? 0 के बराबर है।
तो इसीलिए कि W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू एस कॉस 90, ये हो जाएगा 0, यानी W बराबर 0। अर्थात सिंपल सी बात है कि अगर विस्थापन जो और बल जो है आपस में लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर कार्य जो है वो क्या होगा, कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य होगा। ठीक है, ऐसे केस में कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अधिकतम यहां पर होगा, ठीक है, शून्य कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, ये बात समझ लेनी चाहिए आपको। ये वैसे ही है जैसे मान लो कोई वस्तु इधर गति कर रही है, हम लोग उसे उठा रहे हैं ऊपर बल लगाने में, लेकिन वो जा रही है आगे को, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, गति उसकी इस डायरेक्शन में, आप ऊपर ऊंचाई उठाते चले जाओ, लेकिन उसका कार्य नहीं माना जाएगा। या मतलब उठे ही ना ऊपर, हम बल लगाए हैं, खाली कोशिश कर रहे हैं उठाने के, लेकिन उसका मोशन इधर हो रहा, बल लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। अब ये गति यहाँ से यहाँ तक पहुंची, लेकिन डायरेक्शन में क्या हुआ, इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं ऊपर की ओर, वो तो इधर हुआ ना विस्थापन, बल की दिशा तो ये है। तो ऐसे में इसका घटक निकालेंगे तो ये कार्य क्या हो जाएगा, शून्य माना जाएगा, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात समझो। ठीक है, चलते हैं आगे। आई होप आप लिख चुके होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य अधिकतम कब होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, बल और बल की दिशा में ही अगर विस्थापन है तो कार्य हमेशा अधिकतम होगा। और शून्य कब होगा, जब बल और उसकी जो विस्थापन की दिशा है वो कैसी हो, बीच 90 डिग्री का कोण हो, यानी आपस में लंबवत हो, तो ऐसे केस में हमेशा कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये बात समझ लेनी चाहिए आपको। अब चलते हैं हम दूसरा टर्म समझते हैं कि ऊर्जा क्या है ना, एनर्जी क्या होता है। देखो, दूसरा है एनर्जी यानी ऊर्जा, एनर्जी। तो आप सभी को पता है ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा जो होती है इसे क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जो इसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। यानी ये क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। अगर आपसे पूछा जाए ये एसआई सिस्टम में मात्रक हो, अगर मैं पूछूं ऊर्जा का मात्रक सीजीएस सिस्टम में बताओ, सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा का मात्रक, तो कोई है ऐसा बच्चा जो बता पाएगा सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहली क्लास में ही पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब जूल यानी कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊर्जा, तो ऊर्जा जो है इसके प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। तो ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, इस बात को समझो। ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। नंबर एक है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये दो प्रकार की जो है वो ऊर्जाएं होती हैं। अब क्या है स्थितिज ऊर्जा, क्या है गतिज ऊर्जा, समझने का प्रयास करो। स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के आधार पर, अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अगर तीर कमान में तीर को ऐसे करके खींच के कस रखा है, तो ये क्या है, पोजीशन के कारण, जैसे छोड़ देंगे तो जाके टकराएगी सामने, तो कार्य हुआ। तो ये कार्य हो किसके रहा, उसकी स्थिति के कारण। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मार्कर ये यहाँ पर है और ये यहाँ से जितनी भी ऊंचाई पर अगर इसको छोड़ देंगे तो ये जाके नीचे गिरेगा, ये भी कार्य है क्योंकि इसका भार नीचे की ओर काम कर रहा है। जैसे ही छोड़ा तो ये कुछ दूरी तय करी, विस्थापन हुआ या नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा को कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो ये एक m जिसका मास का एक गुटका है और ये पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, यहाँ से h ऊंचाई पर है, तो बहुत आसान है। इस कंडीशन में आपको मैंने बताया था इसका जो वेट होता है, भार W बराबर, अब वो क्या होता है, मास गुने
ग्रेविटी यानी W इक्वल टू mg, वो नीचे काम करता है और ये भार जो है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है। तो इस भार के कारण ही वस्तु क्या जाती है, नीचे जाके ये गिरेगी। तो ये दूरी कितनी तय करेगी, इस भार भी लंबवत नीचे काम कर रहा था और इसी डायरेक्शन में वस्तु जा रही है, तो यहाँ जाके रहेगी तो दूरी तय करेगी h। ऐसे केस में यहाँ पे जो कार्य होगा कृत कार्य, ठीक है, यहाँ पर जो कृत कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा h, और F जो है वो क्या है, यानी या W इंटू कह सकते हैं, W जो है वो किसके बराबर है, F के है। तो यही जो है वो F के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा mgh। चूंकि ये कृत कार्य किसके कारण है, वस्तु की स्थिति के कारण है, तो इसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं U से। तो U इक्वल टू क्या आएगा mgh, और ये किस में होगा, जूल में, किस में होगा, जूल में। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसमें भी कुछ रिजल्ट आते हैं, देखो ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो नहीं समझने की ज़रूरत है, बहुत आसान है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे तीर कमान में, कसी हुई कमान में खिंचे में कौन सी ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा है। स्प्रिंग को खींचने पर छोड़ने पर, उसमें स्प्रिंग को जब खींच के रख रखा तो उस कंडीशन में वो बजा के टकरा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है ना। तो ये सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर ये समझो जरा कि हमने जब समझाया कि ये mgh हो गया, तो यहाँ पर एक चीज समझना है, इसमें जो g होता है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब h और m की अगर वैल्यू बदलती है तो स्थितिज ऊर्जा कैसे बदलती है वो हमें पता ना। अगर वो ये कह दे, कोई वस्तु है ना, एक कंडीशन है, देखो अगर मान लो ऊंचाई फिक्स हो जाए, तो अगर द्रव्यमान को, देखो जब ऊंचाई को निश्चित कर दें, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमने अगर ऊंचाई क्या कर दी है, जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कैसी मान लें, नियत मान लें, फिक्स मान लें। नियत होने पर, नियत मतलब फिक्स होने पर, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दोगे, है ना, नियत होने पर अगर वस्तु का द्रव्यमान दुगना किया जाए तो उसकी काइनेट जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो बतानी है आपको। अगर द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी। देखो द्रव्यमान जब ये दोनों फिक्स हो जाएंगे तो U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है। अगर द्रव्यमान को दुगना करोगे तो स्थितिज ऊर्जा भी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को हम अगर हाफ कर दें, आधा कर दें, तो स्थितिज ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। ये बात समझनी है आपको। अगर द्रव्यमान को 4 गुना करोगे तो स्थितिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स रखा जाए, एक कंडीशन ये भी बनती है, तो ऊंचाई में कम ज्यादा करेगा, तो अगर ऊंचाई दुगनी करेगा तो स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, अगर ऊंचाई आधी कर देगा तो स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। ये बात समझो। U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, M के, और U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, H के। इन दोनों पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब इनमें से अगर एक एक को फिक्स कर दिया जाए, M को फिक्स कर दें हम थोड़ी देर के लिए, तो फिर H पे निर्भर करेगा। अगर H को फिक्स कर दिया जाए तो M पर। हो सकता है कभी दोनों ही कह दे, कि वो ये कह दे कि मान लो ऐसी कंडीशन कहे कि द्रव्यमान दुगना कर दे, ऊंचाई आधी कर दे, तो स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि एक दुगना होगा एक आधा होगा, तो वो आपस में कैंसिल होके वो वही रहेगा। ठीक है, अगर दोनों को दुगना करे तो स्थितिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। जरा समझो, G अगर फिक्स है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो निर्भर किस पे करेगी, U, M और H पर। अगर हम G को फिक्स कर दें तो ठीक है, ऐसे केस में द्रव्यमान को दुगना करेंगे और ऊंचाई को आधा करेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना, और ये आधा कट के तो वही रहेगी ना, कोई अंतर ही नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन में आएंगे तो मैं समझाऊंगा अभी इन सभी पॉइंट को। अब आ जाओ गतिज ऊर्जा पर। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण, इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो होती है इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी सॉरी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में
वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। कौन सी? किसी वस्तु के गति के कारण। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? और इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होगा। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा, जूल होगा। और काइनेटिक एनर्जी होती है K = ½ mv²। ठीक है, जहां m क्या है? मास, और v क्या है? वेग, वेलोसिटी। जहां पर m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, और v क्या है? वस्तु का जो वेग है, वेग। ठीक है, ये दो चीजें हैं। बात समझ आई? अगर आपसे पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों ही कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। ठीक है, सदिश राशि नहीं, ध्यान रखना, अदिश राशि है। वेग जो है वो सदिश राशि है, और लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान रखना, इसका मात्रक भी जूल होगा। अब यहाँ पर ये कुछ रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी और कई बार संवेग के बीच एक रिलेशन पूछा जाता है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट इन्हें पॉइंट को नोट करो, फिर मैं समझाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी में द्रव्यमान और वेग का क्या प्रभाव पड़ता है और संवेग का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जैसे किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो कितने गुनी हो जाएगी, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी, अगर द्रव्यमान को दुगना किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी सब समझेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करो इन सभी पॉइंट को। कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलोगे। हम फिर बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर U = mgh आया तो G का मान फिक्स होता है। G जो होती है वो ग्रेविटी होती है। G का मान क्या होता है? G का मान होता है, लिख लो, 9.8 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, कभी कभी इसका मान 10 भी लगेगा मोस्टली, तो ज़्यादातर 9.8 ही लगाते हैं जब बुक क्वेश्चन में दिया जाए तो। अदरवाइज क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने नहीं है। ठीक है, फिक्स वैल्यू होती है, तो ये याद रखना, 9.8 मीटर/सेकेंड² ग्रेविटी होती है ये। तो जी तो फिक्स रहता है। अब ये मत पूछना सर, क्योंकि जी का मान कोई अगर कहते सर फिक्स नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है, तो वो पढ़ाएंगे हम। कुछ स्थिति में इसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है स्थान विशेष पर जाने पे। ठीक है, तो वो आगे की चीज है। अभी फिलहाल के लिए मानते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि नियतांक तो होता ही है। एक स्थान विशेष के लिए इसका मान फिक्स रहता है, लेकिन स्थान दर स्थान इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, वो हम समझाएंगे अभी। चलो, अभी तक किसी ने अगर आंसर बताया हो तो सीजीएस में कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूं, अर्ग याद रखना। और नहीं अगर याद है तो पहली क्लास एक बार ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और रिलेशन समझा देते हैं। जैसे U = हमने mgh पढ़ाया, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ इसको, है ना। क्या है, जैसे अगर हमने ये कहा कि फर्स्ट कंडीशन है, जैसे अगर मान लो h जो है वो फिक्स रहे, नियत रहे, ऊंचाई नहीं बढ़ा रहा है, तब जो है वो U निर्भर किस पे करेगा? मास पर करेगा। मास अगर आप दुगना कर दोगे, 2 गुना, ठीक है, तो जो U है ना, U भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर मास 3 गुना करोगे तो U भी कितना हो जाएगा? ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर मास आप आधा कर दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या? U का मान। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी आधी रह जाएगी। बात क्लियर है? सेकेंड कंडीशन ये बनती है, अगर मान लो मास जो है वो फिक्स है, यानी वस्तु एक ही है, तो मास को अगर नियत कर दिया जाए, वस्तु वही बदली नहीं है, सेम वस्तु है। अब ऊंचाई अगर बदलती रहे तो U जो है वो प्रोपोर्शनल टू h के होगा। यहां भी वही कंडीशन है, तब U
H और U में क्या रिलेशन है, अगर H दुगना करोगे तो एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा दुगनी, अगर ये 3 गुनी तो ये भी 3 गुनी, अगर ये आधी तो ये भी आधी, अगर ये 1/4 तो ये भी 1/4, यानी कि U और H सीधे आपस में निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, सीधा रिलेशन हो जाता है। अगर थर्ड कंडीशन ये बनती है कि सिर्फ G जो है वो नियत है, G तो फिक्स है, H और M यानी दोनों बदल रहे हैं तो U प्रोपोर्शनल टू M और H के ही होगा। कैसे, अगर कह दे इस कंडीशन में कि मान के चलो M और H और फिर नीचे लिखते हैं U, ये 3 स्थितियां हैं। M जो है वो दुगना हो गया, H भी दुगना हो गया, तो U कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना। अगर M आधा कर दें, मास मान लो आधा कर दिया और ये दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा, तो जरा समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमने अभी 2 दूनी 4 किया था, तो 1/2 और गुने 2 करो, कट के क्या आ जाएगा 1, यानी ये उतना ही रहेगा, 1 गुना का मतलब जितना है उतना ही रहेगा। अगर कंडीशन ये कि दुगना कर दो और ऊंचाई को आधा कर दो तो भी ये फिक्स रहेगा। अगर मान लो कंडीशन ये बनती है इसको 4 गुना कर दिया जाए, इसको दुगना कर दिया जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 8 गुना हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यही चीज हमें आपको समझानी थी। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, अब आ जाओ K इक्वल टू क्या है, हाफ mv²। ठीक है, यहाँ रिलेशन क्या बनता है, 1/2 तो फिक्स वैल्यू है, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहली कंडीशन ये फर्स्ट, यानी जो K है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, M के, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान के कैसे होती है, समानुपाती होती है। यदि अगर हम वेग को फिक्स कर दिया जाए, यदि वेग क्या रहे, नियत रहे, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में अगर हम M और K के बीच रिलेशन देखें तो M को अगर दुगना करोगे तो K 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात गतिज ऊर्जा दुगनी। अगर ये 3 गुनी करोगे तो ये भी 3 गुनी, अगर इसे 1/3 करोगे तो ये भी 1/3 रह जाएगी, अगर इसे आधा कर दोगे तो ये भी आधी रह जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन बनता है, बात समझ आ रही है। सेकेंड कंडीशन ये बनती है K प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v² होता है, जब क्या हो, मास फिक्स रहे, जब द्रव्यमान क्या हो, द्रव्यमान नियत रहे, तब के कंडीशन में हम ये बता रहे हैं। अगर ना नियत हो, द्रव्यमान भी बदले, तो दोनों का गुना कर लेंगे, आपस में समझा रहे हैं। जैसे अब यहाँ V और K के बीच क्या रिलेशन बनेगा, अगर मान लो V को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी, क्योंकि वर्ग पर है तो 2 दूनी 4 गुनी। अगर इसे 3 गुना करेंगे तो ये 9 गुनी हो जाएगी, अगर इसे 4 गुना करेंगे वेग को तो ये 16 गुनी, अगर इसे आधा करेंगे हाफ तो ऐसे कंडीशन में ये कितनी रह जाएगी, 1/4, 1/4 हो जाएगी। यही बात हमें समझनी है। ठीक है, अगर दोनों आपस में कह दे कि मान लो एक साथ दोनों कंडीशन दे, वो कहे कि द्रव्यमान एवं वेग को क्या कर दिया गया, 2 गुना किया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में बहुत आसान है, कितने गुनी हो जाएगी, द्रव्यमान जो है वो क्या है, m पर निर्भर करेगा, 2 गुना तो ये हो गया, और वेग कितना किया गया है वो भी 2 गुना, तो 2 का वर्ग कर दो, यानी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 यानी 8 गुना हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। ठीक है, यही बात समझनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, अभी मत कहना सर ये क्या लिखा है। अगर जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, तो सिंपल सा है, गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे तो। सर्दी बहुत है, तगड़ी वाली है, हाथ ठंडा रहे हैं, बोर्ड पे लिखने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग ये पॉइंट सभी नोट करते हुए चलेंगे। मैंने ये सिंबल टाइप में बनाए हैं, इनको समझने का प्रयास करें। आई होप आपको ये समझ आएगा कि ये द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा दुगनी हो रही है, द्रव्यमान 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 3 गुनी, यानी द्रव्यमान पर सीधे निर्भर है लेकिन वेग के वर्ग पर है, तो ये आएगा। ठीक है, अब आप लोग सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलो, कोई भी पॉइंट किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, इस बात को समझो, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, आप लोग फटाफट नोट करो, और ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन।
CBT 2 के लिए भी, लेखपाल के लिए, पुलिस के लिए और SSC के लिए, इन सभी एग्जाम्स में साइंस पूछी जाती है और उसमें फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं और बायो से भी आते हैं। तो बायो पे भी हम सीरीज लेकर आएंगे फिजिक्स कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है, सभी पे। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर के सेट लगाते रहो और ये देखते रहो कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच क्या रिलेशन है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv² होती है, आप सभी को पता। और संवेग p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। क्लियर है बात। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे संवेग कहा जाता है। ठीक है, अब बात समझो, अगर हम यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करें, k इक्वल टू हाफ है, इसे हम थोड़ा सा mv है तो इसमें क्या करें, ऊपर mv² है, इसमें m का गुना करके m से डिवाइड कर दें तो ये m और m के m² हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया, तो ये जो mv², ये वाला जो बनेगा अगली टर्म में, यानी ये बन जाएगा mv का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा, कुछ इस टाइप से ही तो बनेगा ये वाला जो पार्ट है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात ये बन जाएगा p²/2m, के इक्वल टू क्या बन जाएगा, p²/2m बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन करने पर काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मास फिक्स रह जाए तो ऐसे केस में ये वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही चीज हमें समझानी थी और ये चीज पूछी भी जाती है एग्जाम में। कई बार एक सीधा सीधा फॉर्मूले में लिखे, में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही दे देता है, वो ऐसे लिखेगा p² × 2m, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा p²/2m, थर्ड दे देगा p/2m, ऐसे ऑप्शन मिलेगा, है ना। और फोर्थ आपको कुछ और दे देगा, मान लो 2m/p² दे दे। ये 4 ऑप्शन है। पूछ दे निम्नलिखित में कौन से गतिज ऊर्जा का सूत्र है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आप सभी को। फिर हम चलते हैं आगे और प्रयास करते हैं शक्ति को समझने का, पावर क्या होती है। ठीक है, पावर अब है शक्ति, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पावर। क्या है शक्ति, अभी हमने पढ़ा एनर्जी, अब हम पढ़ रहे हैं शक्ति यानी पावर। देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है कार्य करने की क्षमता, और जो शक्ति होती है वो होती है कार्य करने की दर। देखो दोनों में अंतर है। कार्य करने की क्षमता जो है वो क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है कैपेसिटी, है ना। जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, उसी क्षमता कहते हैं यानी कैपेसिटी। और दर जो होती है, दर ये अलग होती है। दर जो होती है वो हमेशा कैसे निकलती है, समय के आधार पर निर्भर करती है, समय से डिवाइड करने के बाद दर निकलती है। ठीक है, ये क्या होती है, दर जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दर जब भी निकालते हैं तो ये समझ लीजिए कि यानी दर क्या है, ये कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब कार्य करने की दर है, इसका मतलब कैसे डिवाइड किया गया, तो शक्ति जो होती है यानी शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर होगा कृत कार्य यानी किया गया कार्य, और बटे क्या होगा, समय। क्लियर है बात, किया गया कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय। अर्थात फॉर्मूला निकल जाएगा पावर p = W/T। तो P बराबर क्या आएगा, W/T आएगा, और W का यूनिट होता है जूल, और ये होता है T का सेकेंड, तो ये आ गया जूल पर सेकेंड, या इसी को कहा जाता है वाट। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से।
वाट भी इसी को कहते हैं। तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, या जूल पर सेकेंड भी इसी का यूनिट है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अक्सर कर पूछी जाती हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ वर्क डूइंग, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी आ गया, तो वाट आया, और वाट का जो है वो क्या है? क्षमता का यानी मात्रक है, किसका? शक्ति का मात्रक है। आपको पता होगा कि एक जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी पावर मापी जाती है हॉर्स पावर में, HP। HP को हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। तो एक अश्व शक्ति में कितने? 746 वाट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक अश्व शक्ति में कितने यूनिट होते हैं? 746। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे वाट है ना, किलोवाट, मेगावाट, है ना, ये सब यूनिट जो हैं वो पावर के हैं, शक्ति के हैं। ठीक है। वाट यानी डब्लू, किलोवाट KW, मेगावाट MW, है ना, गीगावाट GW, ये सारे यूनिट किसके हैं? पावर के हैं, यानी शक्ति के हैं। ये किसके हैं? पावर के हैं। ठीक है। ये सारे यूनिट किसके हैं? पावर के हैं। लेकिन अगर कहीं इस तरीके से लिखा जाए, देखो यहाँ P इक्वल टू क्या है? W अपॉन टी है। अगर हम W बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? P इंटू टी आएगा। P इंटू टी आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो P इक्वल टू क्या आएगा? W अपॉन टी आ जाएगा। आया। अब W अपॉन W इक्वल टू P इंटू टी आएगा, तो P क्या है? इसका यूनिट वाट होता है, ये सेकंड, यानी वाट सेकंड अगर कहीं लिखा हो, वाट सेकंड, है ना, इस तरीके से, या वाट घंटा ये हो सकता है, या किलोवाट घंटा, यानी कि इसके वाट के साथ अगर समय भी लगा हो, किलोवाट घंटा, ये जो यूनिट है ये किसके यूनिट हैं? ये हैं कार्य या ऊर्जा के यूनिट हैं। ये सारे ऊर्जा के यूनिट हैं। ठीक है। जब समय भी साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, गलती मत करना। वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट ये पावर है, शक्ति। लेकिन अगर वाट सेकेंड, वाट घंटा, वाट मिनट, किलोवाट घंटा, ये सारे यूनिट किसके हैं? एनर्जी के हैं, यानी कार्य के हैं। ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वाट सेकेंड में कितने जूल होंगे, 1 वाट सेकेंड जो है वो बराबर किसके होगा? 1 जूल के होगा, सीधा सीधा। लेकिन अगर 1 वाट घंटा पूछ दिया गया तो ऐसे कंडीशन में जरा समझो, एक जो है वो वाट घंटा जो है यानी वाट आवर, ये बराबर किसके होगा? तो वाट घंटे को कन्वर्ट करेंगे वाट सेकंड में तो कितना आएगा? 1 घंटे में कितना होता है आपको पता? 60 मिनट होते हैं। 60 में सेकंड में 60 सेकंड 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या आ जाएगा? 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 3600 जूल के बराबर हो जाएगा 1 वाट घंटा। और किलोवाट कर दोगे तो 1000 का और गुना कर दो। ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा जाके। ठीक है। वही जूल बन जाएगा। तो ये है आपका कार्य, है ना, शक्ति के मात्रक। अभी मैं फिर समझा देता हूँ, एक बार फिर से आप लोग नोट कर लो। फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूंगा, एक एक पॉइंट को समझाता हुआ चलूंगा। ये पॉइंट आपको समझ आ गया ना, समझ लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को ये समझने में कि वाट सेकंड और वाट में क्या डिफरेंस है, किलोवाट, है ना। तो वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट जो भी आ जाए, ये जो है ना, ये सारे एनर्जी उसके मात्रक हैं, शक्ति के, पावर के। लेकिन वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये जब अगर जाए किलोवाट मिनट या वाट मिनट, ये सारे के सारे यूनिट किसके होंगे? ऊर्जा के होंगे, एनर्जी के होंगे। सभी लोग फटाफट एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलोगे। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। किसी भी तरीके का कैसा भी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना।
फटाफट नोट करो इन पॉइंट को। कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। कुछ पॉइंट हैं उनको ज़रा समझते हुए चलोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और ये चैप्टर भी फिनिश होने की तरफ है। ये चैप्टर क्या है, टॉपिक जो है ना, छोटे छोटे टॉपिक वाइज हमने वीडियोस को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो एक एक टॉपिक पे जितने भी मतलब आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं उन सभी पे, और इन सभी पे हम क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे और आपको MCQs के रूप में उनकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने क्या बोला, दो चीज़ें बोली, जैसे आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है ना। तो W/T जो है इसका मतलब ये तो होता है जूल, और ये T जो होता है सेकंड, जूल पर सेकंड अगर दिया जाए इस तरीके से होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं। अब वाट होता ही जूल पर सेकंड है, अगर वाट में अगर हम सेकंड ऐड और कर दें इनटू सेकंड अगर यहाँ लिख देते हैं, जैसे वाट जो है वो तो यूनिट किसका है, ये शक्ति का यूनिट है, लेकिन अगर हम बेटा वाट सेकंड लिख देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो जरा समझने का प्रयास करो। ये है वाट सेकंड ऐसे लिखा है, तो आप मुझे बताओ जरा, वाट जो है ये वाट का जो अगर यूनिट होता है इसे जूल अपॉन सेकंड भी तो लिखा जाता है, जूल पर सेकंड इनटू फिर ये सेकंड है, तो ये तो कैंसिल होके क्या बचेगा, जूल। और जूल किसका यूनिट होता है, आपको पता ही है कि कार्य का, या आप कहोगे सर ऊर्जा का। बात क्लियर है। तो इसीलिए वाट सेकंड जो है वो यूनिट कार्य या ऊर्जा का है, ना कि पावर का। इसीलिए जब हम लिखते हैं किलोवाट घंटा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं वाट घंटा या वाट सेकंड, तो ये सारे यूनिट बन जाते हैं किसके, वर्क के, एनर्जी के। ठीक है, वर्क या एनर्जी के, समझ आ गई बात। इसीलिए ये किसके, ऊर्जा के मात्रक बन जाते हैं, ना कि ये रहते हैं किसके, शक्ति के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला है ऊर्जा संरक्षण नियम, जरा समझो क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहते हैं, इसमें कई बार जैसे क्वेश्चन भी बनता है तो क्या बनता है ये समझो। ऊर्जा संरक्षण नियम ये है कि ऊर्जा जो है वो ना तो नष्ट होती है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता, और ना ही उत्पन्न, और ना ही उत्पन्न। यही है ऊर्जा संरक्षण नियम। यानी ऊर्जा को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक टाइप की एनर्जी से दूसरे टाइप की एनर्जी में रूपांतरण हो जाता है, लेकिन कभी भी ना तो एनर्जी आप उत्पन्न कर पाओगे ना ही उसको नष्ट कर पाओगे। दरअसल ये द्रव्यमान संरक्षण की तरह ही है, जैसे द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया, वैसे ही ऊर्जा को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। ये बात ध्यान रखना। और ये पूरे यही के नहीं, विश्व की संपूर्ण एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। और बहुत एग्जाम्पल से समझना हो तो जरा समझने का प्रयास करो। जैसे बल्ब है, बल्ब एलईडी हो चाहे कोई बल्ब हो, या ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये इनसे क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को लिया इसने और उसी विद्युत ऊर्जा को बदल देते हैं ये प्रकाश ऊर्जा में।
थोड़ी बहुत अगर बल्ब अगर वैसा है तो हीट भी दे देता है, लेकिन मेन काम क्या हो गया, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देंगे, ये प्रकाश ऊर्जा में बदलेंगे। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न कहाँ हुई, पहले जो विद्युत ऊर्जा थी वो प्रकाश ऊर्जा बन गई। बात समझ आ रही है? जैसे अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो इसमें क्या होता है, मोमबत्ती के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, तो उसके अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। रसायन के कारण, केमिकल के कारण जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा है। जलने के बाद वो किस में बदल गई, प्रकाश एवं ऊष्मा में, ऊष्मा ऊर्जा। तो यहां पर भी क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई ऊर्जा, है ना। ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। जैसे लाउड स्पीकर होते हैं, आपने देखा लाउड स्पीकर जो है, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसी विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं वो लोग, कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा। शोर में हो जाए, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, तो ध्वनि ऊर्जा बन जाती है। तो ये भी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। तो ये तो है यंत्र, और ये काम क्या कर रहा है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस यंत्र से एक प्रकार की जो ऊर्जा है वो दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल रही है, ना कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही, ना ही नष्ट हो रही है। तो कहीं आपके दिमाग में ये ना है कि लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा का नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है एक प्रकार की ऊर्जा, नहीं। जितनी एक प्रकार की ऊर्जा एक लुप्त हो रही है, उतनी ही दूसरी प्रकार की ऊर्जा क्या हो रही है, बदल रही है, यानी इसका रूप परिवर्तित हो रहा है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बन रही है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा बन रही है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बन रही है, ठीक है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इन पे भी पूछे जाते हैं बहुत बार कि यंत्र जो है वो आपस में कौन सी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये पूछा जाता है। तो कई बार जैसे पूछे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कोयले का जलना, कोयला क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, डायनमो नहीं जो लगा होता है आपका जो जनरेटर वगैरह में गति जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर देता है, जाके विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। फटाफट इन पॉइंट्स को नोट करो, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सर्दी बहुत तेज लग रही है, ये समझ लो, हाथ तो हमारे शून्य हो रहे हैं बिल्कुल। अब पढ़ाते पढ़ाते भी सर्दी लग रही है तेज वाली। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है दिल्ली में, ये समझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत लो होगा आज का टेम्परेचर, गलन सी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। फटाफट नोट करो इन पॉइंट को। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे एक अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक में थोड़े से पॉइंट कुछ बचे हुए हैं, उनको कवर कर लेंगे। सोलर एनर्जी से रिलेटेड, सौर ऊर्जा क्या है, उसमें कौन सी जैसे नाभिकीय संलयन क्रिया होती है ना। उसके अलावा उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूर्य से प्रकाश की जो किरणें पृथ्वी तक कितने समय में आती हैं, वो तो खैर इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, पता ही होना चाहिए आपको कितना होना है, 17 सेकंड का कुछ टाइम होता है। तो उससे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी सौर विकिरण के द्वारा आता है पृथ्वी पर, ये भी पूछ दिया जाता है ना। और उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो वो सूर्य के अंदर कौन सी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वो मैं पढ़ाऊंगा, संलयन क्रिया क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वो सब हम सोच रहे हैं कि लाइट वाली यूनिट में कर देंगे। तो एनर्जी वाले में बस इतना ही, और जो पॉइंट बचे हुए उन सभी पॉइंट से, इन सभी पॉइंट पे हम जो क्वेश्चन हो गए एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, उन सभी को भी आप प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से सुनिश्चित हो जाए और आप तैयारी एक नए मुकाम को हासिल करें, और 2022 आपके लिए ये ऐसा साल हो कि इस साल में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और बेस्ट विशेष हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। आज वैसे भी सर्दी बहुत है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।